Namaskar everyone. Now students, today we will do the chapter electricity from class 10, right? तो जो भी हम पढ़ें पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टर्म का मतलब क्या है पहले तो वो समझिए। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस, राइट? जब चार्जेस एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। जब वो एक डायरेक्शन में चले तो इलेक्ट्रिक करंट, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन। अब वन डायरेक्शन क्यों? वन डायरेक्शन इसलिए क्योंकि रैंडमली हर इलेक्ट्रॉन मूव करता ही रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में नहीं आता, आपको मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ रहे हैं? इन अ मेटल, मेटल में कुछ 1 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम 2,8,1, 1 इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं, और ये कभी एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करते हैं। ये एक मेटेलिक बॉन्ड का नेचर होता है, मेटेलिक बॉन्ड, कि मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम टू एटम जंप करते ही रहेंगे, बट वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जंप करते हैं। तो हम करते क्या हैं कि जब भी कोई कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स मेटल, वो बैटरी के साथ अगर कनेक्ट हो गया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट? तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ एक ही तरीके से जनरेट किया जा सकता है, वो है बाय यूजिंग सेल और अ बैटरी। क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट होता है। तो चलो अभी इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, एंड द फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। अब इस चार्जेस को समझते हैं पहले। तो फर्स्ट, व्हाट इज चार्ज? चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या है? प्रोटॉन। और नेगेटिवली चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज पर अगर हम देखें कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों पर चार्ज फिक्स है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। बट हमें 10th क्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ पर प्रोटॉन के मूवमेंट को नहीं पढ़ेंगे, और प्रोटॉन के मूवमेंट को नहीं पढ़ रहे हैं तो बेसिकली प्रोटॉन मूव भी नहीं करता, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन है सेंटर, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो हमें पॉजिटिव चार्ज को नहीं देखना है, हमें मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखना है। तो हम पढ़ेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एंड विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो, ओके। बट वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। अब एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव साइन क्यों दिया गया? एक्चुअली ये डायरेक्शन है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि आप आगे जाकर 12th में पढ़ेंगे कि एक टर्म होती है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज है वो अपनी फील्ड बनाता ही बनाता है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, चलो इतना समझ में आया हमें चार्ज क्या होते हैं। नाउ क्या हम किस चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सारी चीज नोट करते रहिएगा,
ठीक है। और जहाँ भी आपको टॉपिक समझना है उसको एक बार पॉज करके दोबारा फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कंसेप्ट इंक्रीज होगा, तो बैक बैक कोई भी कंसेप्ट आपका लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं और आपको उसके टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है। अगर मैं बोलूँ 2 इलेक्ट्रॉन तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोलूँ 10 इलेक्ट्रॉन तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है Q इज इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q मीन्स क्वांटाइज, ओके। क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट है कूलम, जिसको हम C से डिनोट करेंगे। एंड व्हाट इज N? N इज इंटीजर हेयर, ठीक है। N क्या है? एक इंटीजर है। एंड व्हाट इज E? इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई। थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए, इफ आई से one question, if I say there are 100 electrons in a conductor, what is the total charge on this conductor, ठीक है। अब इसका टोटल चार्ज निकाल के देखते हैं, कैसे निकालेंगे। Q इज इक्वल्स टू NE, और ये Q कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है लेने के, ठीक है। N क्या है? N इज 100, एंड व्हाट इज E? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अब ये -19 और यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इस पे कंसेप्चुअल पार्ट और है, तो बात करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ज़रा यहाँ पर देखिए बेटा, कि अगर ये कोई मेटल है तो आपको मालूम है हर मटेरियल के अंदर क्या है, क्या हर मटेरियल के अंदर एटम्स हैं, और हर एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली वाइब्रेटिंग इनसाइड द मेटल, दे आर नॉट मूविंग इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो आसपास थोड़ी सी भी हीट है, वो हीट को मेटल एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, और वो टेढ़े मेढ़े भागना स्टार्ट होते हैं। तो आपको जो ये वाइट कलर के डॉट दिख रहे हैं रेड के पास, रेड इज एटम, एंड दीज वाइट डॉट्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर randomly vibrating. When you connect this conductor with the cell, now actually this is a cell, not a battery, okay. तो ये जो प्लस वाला है इसको हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल, क्या बोलेंगे इसको? हाई पोटेंशियल। और इस नेगेटिव वाले को हम बोलेंगे लो पोटेंशियल, ठीक है। एक हो गया हाई पोटेंशियल, एक हो गया लो पोटेंशियल। अब लो पोटेंशियल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहाँ से भागना स्टार्ट होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं। कहाँ पर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो करंट है वो हमेशा उल्टा ट्रेवल करेगा इसके, वो कहाँ करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो करंट के ऑपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है तो करंट हमेशा उसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी। वेलोसिटी था डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कितने समय में कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, राइट, दैट इज इट्स वेलोसिटी। तो वही यहाँ पर हो गया ना कि कितने चार्जेस कितने टाइम में ट्रेवल करेंगे। चार्जेस की एसआई यूनिट कूलम, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, और आई हो गया यहाँ पर करंट। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट।
और करंट की SI यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम इसको 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं। ओके, गॉट इट। चलो आगे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, व्हाट इज गिवन हियर? हमें गिवन है I यहाँ पर है 0.5 एम्पियर। ठीक है, is drawn by a filament of a electric bulb for 10 minutes। अब हमें T भी दे रखा है यहाँ पर 10 मिनट्स। सबसे पहला काम, इसकी SI यूनिट सेकेंड है, तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा and it will become 600 seconds. Now what amount of charge flow through it? Amount of charge means Q, तो I is equals to Q upon T, अभी हमने पढ़ा है, तो Q is equals to I into T. What is I here? 0.5 and 600. अब half into 600 is 300, तो इसका आंसर हुआ 300 कूलम। ठीक है, बात समझ में आई? पहला पार्ट हुआ इसका, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब ये कुछ एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? देखो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है। पहली चीज, इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स कि कोई भी एक क्लोज्ड कंडक्टर हो। क्लोज्ड मतलब कि यहाँ से अगर वायर स्टार्ट है तो वो आगे जाकर फिर इधर आ जाए और यहाँ पर बैटरी लगी हो। ठीक है, क्योंकि बैटरी ही करंट प्रोड्यूस करेगी। तो कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होना चाहिए जिसमें करंट ट्रेवल करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर वो कहीं से भी टूटा हुआ है, कहीं से भी ओपन है, तो उसमें करंट ट्रेवल नहीं करेगा और वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं, द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ of a conductor from which electric current flows। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और ये होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। नाउ वी नो I is equals to Q upon T, Q upon T, सॉरी T है ना। तो अब हमें यूनिट ऑफ करंट एम्पियर को डिफाइन करना है। तो आप क्या बोलेंगे, इफ चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, देन यू कैन से 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। समझ पा रहे हैं बात को? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में ट्रेवल करे तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो सेकेंड वाला पार्ट हुआ। नाउ थर्ड क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें n निकालना है अब, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q इज इक्वल्स टू एन ई होगा, तो N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। अब Q उसने हमें बोला था 1 कूलम, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब एक काम करते हैं, -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन +19, राइट। अब यहाँ से एक पॉइंट और हटाइए, यहाँ पर एक +1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 20। मैं एक काम करूँ, 20 को 18 कर दूँ और इसको 100 कर दूँ, बात तो वही रहेगी। ठीक है, इसको अच्छे से लिखता हूँ एक बार, सॉरी, एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको। क्या कह रहा है ये, 1 अपॉन 16 और यहाँ पर जो पावर आ रही है वो 20 आ रही है, इसको मैं 18 लेकर इसको 100 कर दूँ, थोड़ा सॉल्यूशन में इजी रहेगा, है ना। 100 अपॉन 16 इज 50 अपॉन 8, 50 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 18। अब इसको और काटते हैं, 2 से काटिए, 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, अब इसको और काटते हैं, 15 को लिख सकते हैं 12.5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 18, और इसको और काटें तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे
1 कूलम ऑफ चार्ज में। इसको याद रखना है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें लिखा है सेकंड पेज में ही 6 इंटू 10 की पावर 18 नियरली। नियरली मीन्स अप्रॉक्स। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये एकदम एक्यूरेट है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास कोई ना कोई फील्ड बनाएगा, ठीक है। और आप कहीं बाहर से कोई एक चार्ज है उसको उस पर वर्क करके उसको कहाँ पर लेकर आए, उसके फील्ड के अंदर लेकर आए। तो आपने कुछ ना कुछ वर्क किया उस चार्ज पर, ठीक है, इन्फिनिटी से विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आए। तो मैं लिखूंगा वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज from infinity to the electric field without acceleration, है ना, is called electric potential। और इसका फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, V is equals to W upon Q। W मीन्स आपने वर्क किया और उस चार्ज को लाने में, और इस V को हम बोल रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए इसको और समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास एक फील्ड है, सबकी अपनी फील्ड होती है, राइट। अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों का भी इलाका होता है, सही है। वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी भी खुद की एक फील्ड होगी। अब देखिए आपका एक चार्ज है, आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आए, आपने वर्क किया उस चार्ज को लाने में, राइट। अब इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? एक तो आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर आएगा और दूसरा विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज from not from work done to move an electric charge within the electric field from one point to another। अगर मैं एक पॉइंट को A मान लूं और एक पॉइंट को B मान लूं, है ना, मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूं, इस पॉइंट को B मान लेता हूं, तो इसका जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो लिखूंगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर VA माइनस VB है, यह है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो पहले किसी पॉइंट पर था फील्ड के अंदर, तो वहां पर रहने के लिए भी कोई ना कोई पोटेंशियल चाहिए, और उसको उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाओगे तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक कंडीशन, अब हमें समझ में क्या आया? जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, ये होगा फॉर इंसुलेटर, और ये जो हमने पढ़ा दिस इज फॉर द कंडक्टर। और हमें इस चैप्टर में पूरा पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ना है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है तो इनके फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं, W अपॉन Q, ये भी W अपॉन Q, ये V, ये VA माइनस VB। तो अब हमें 10th क्लास में सीधा बोला जाएगा अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, वोल्ट क्या है? वोल्ट इज द SI यूनिट, दोनों की सेम SI यूनिट रहेगी, जिसको हम V से डिनोट करेंगे, ठीक है। जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? V से डिनोट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं भैया, ये वोल्ट जो है ये दोनों की सेम है। एक को आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से ला रहे हो, एक को विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो दोनों के फॉर्मूले एकदम एक जैसे हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है वो आपको देखना पड़ेगा। डिफरेंस दे रखा है या फिर सिर्फ पोटेंशियल दे रखा है, और बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट जो दिया है ये VA माइनस VB है। आपको पहले से दे रखा है, आपको दो पोटेंशियल दिए नहीं है यहाँ पर। अगर उसने बोला 18 से 20 तक आए तो आप क्या करते हैं, 20 माइनस 18 तो 2 वोल्ट होता। यहाँ पर उसने डिफरेंस ही दे रखा है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्यू दे रखा है 2 कूलम, और यहाँ पर V दे रखा है हमारे पास 12 वोल्ट, और उसने पूछा हाउ मच वर्क इज डन, हमें निकालना है W। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q एंड W इज इक्वल्स टू VQ। ठीक है, Q इधर चले जाएगा। नाउ व्हाट इज V, 12 एंड Q इज 2, नाउ इट इज 24 जूल। समझ गए, वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। वन इज सेल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एंड अनदर वन इज बैटरी। इसके अलावा आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और चार्जेस का फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, समझ रहे हैं बात को। 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। आपको मालूम है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर मैं बोलूं वर्क डन मेरा 1 जूल है और चार्ज मेरे 1 कूलम है, तो मैं कह सकता हूँ 1 जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट। तो जूल पर कूलम ही वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट भी साइंटिस्ट हैं एक, जिनके नाम पर पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे यूनिट दी गई है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। देखा, डेफिनेशन वाला पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया, 1 पॉइंट टू अनदर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उसने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। वी दे रखा है हमें 6 वोल्ट। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है हमें यहाँ पर। उसने पूछा हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क पूछ रहा है वो। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें मालूम है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q एंड W इज इक्वल्स टू VQ। V क्या है 6 एंड Q इज 1, तो कितना आ गया 6 जूल। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज को देखते जाना, जो ना समझ में आए उसको पॉज करके फिर से दोबारा देखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसको अगर हम सिंबल ना दें तो उसको समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं सर्किट को डिज़ाइन करने से पहले। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को हम एक बड़े उससे दिखाएंगे, एक छोटे से। बड़ा मीन्स पॉजिटिव, छोटा मीन्स नेगेटिव। तो बड़े वाले को हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल। अब हम बात कर रहे हैं बैटरी की। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब आपको करना क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, समझ रहे हैं। ये है सीरीज कनेक्शन ऑफ द सेल, एक ही लाइन में कनेक्ट करें। अगर आपने उल्टा सेल लगा दिया तो ये एक दूसरे के चार्ज को फ्लो नहीं होने देंगे, रोकेंगे। ठीक है, इसलिए इनको ऐसे लगाना होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है हमें मालूम है, करंट की डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो सही है, ऐसे ही जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, नाउ प्लग की मीन्स स्विच, एक तरफ से स्विच कह सकते हैं आप, है ना, स्विच है ये। अभी स्विच में यहाँ पर डॉट नहीं है, इसका मतलब ये ओपन है। ओपन है मतलब करंट पास नहीं होगा। अगर यहाँ पर डॉट बना दिया, डॉट मतलब कि वो क्लोज्ड है,
क्लोज मीन्स करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, करंट इसमें फ्लो करेगा। और जब कभी दो वायर आपस में टच होते हैं तो यहाँ पर हम इसको डॉट से दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ से जो करंट आएगा वो दोनों पार्ट में जाएगा कि वो टच है, ठीक है। अगर वो टच नहीं है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे कि वो उसके ऊपर से निकल गया। इसका मतलब इसका करंट जो यहाँ से आएगा वो सीधा चले जाएगा, इस वाले ब्रांच में नहीं जाएगा। और ये सिंबल है बल्ब का। अब ऐसा तो आप बना नहीं पाएंगे, तो आप ऐसा ही सिंबल बनाएंगे, ठीक है। एंड रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, डिवाइस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जो करंट के फ्लो को रोकता है, ऐसे डिवाइस को हम रजिस्टर बोलते हैं। तो अब हमने ये बनाया क्यों, क्योंकि भैया हर जगह करंट बराबर नहीं चाहिए, कहीं करंट कम चाहिए, और घर में जो करंट आ रहा है वो तो फिक्स है। अब हमें अपने डिवाइस के पास जो पहुंचाना है वो उतना नहीं पहुंचाना, तो हम रजिस्टर का यूज़ करेंगे और उस करंट को थोड़ा कम करेंगे और डिवाइस को चलाएंगे उसी पर, ठीक है। अब ये है रियोस्टैट, ये है रियोस्टैट। रियोस्टैट को दूसरे नाम से भी बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, मींस जिसके रेजिस्टेंस को आप बदल सकते हो, कभी ज़्यादा कभी कम। फॉर एग्जांपल हमारे घर में रेगुलेटर है, रेगुलेटर फैन का रेगुलेटर, जिसको हम घुमाते हैं तो फैन तेज और कम होता है। तो सेम वेरिएबल रजिस्टर जो रियोस्टैट है वो भी यही काम करता है। जब आप उसको फुल करते हो रेगुलेटर को, मींस आप रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हो। रेजिस्टेंस डिक्रीज करते हो तो फैन की स्पीड फास्ट हो जाती है, और जब आप उसको कम करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो मतलब करंट ज़्यादा खाएगा, करंट ज़्यादा खाएगा तो फैन धीरे धीरे घूमेगा, ठीक है। अब है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। और करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, इसलिए इसको नाम दिया एमीटर। मीटर मीन्स डिवाइस हो गई। और ये V एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव, वैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान रखो ये चीज़। ये किसके लिए काम में आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, इसलिए इसका नाम वोल्ट मीटर। और अभी एक चीज़ और बताऊं जिसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ करेंगे, और ये हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस को बहुत 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 ज़्यादा लो रखते हैं। क्यों रखते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो बस बात को समझते जाइए। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है इसका, ठीक है। और ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत 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 ज़्यादा हाई। एक आइडियल वोल्ट मीटर लें तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट, और एक आइडियल एमीटर लो उसका रेजिस्टेंस होगा जीरो, आइडियल, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई हमें। अब नेक्स्ट है ओम्स लॉ। हमने करंट पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, अब इन दोनों को रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको रिलेट करते हैं। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, है ना, लाइक टेम्परेचर, एरिया, लेंथ और मटेरियल, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा तरीका है समझाने का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द circuit is directly proportional to current flowing through the circuit, मीन्स अब आप जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे करंट भी उतना ही इंक्रीज होने लगेगा।
तो यहाँ पर हमें बात क्या समझ में आ रही है, हमें समझ में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शन, अब जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो है आर। तो हम लिखते हैं इसको v इज इक्वल्स टू आई आर। व्हाट इज आर हेयर? आर इज रेजिस्टेंस एंड I is current, V is potential difference। तो क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हम रखेंगे यहाँ पर ओम। ठीक है, बेसिकली इसको ओमेगा कहते हैं, लेकिन ये ओम्स लॉ में यूज कर रहे हैं तो इसकी ऐसा यूनिट ओम रख रहे हैं हम। एंड करंट ऐसा यूनिट इज एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की V होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया? ऑन इंक्रीजिंग V I will increase, but one thing will remain constant, that is resistance। एक वायर जितना करंट खाता है वो उतना करंट खाएगा, अगर टेम्परेचर ना बदले तब। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बदलेगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है तब भी होगा। तो कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जिस पे ये आर डिपेंड करता है। तो चलो हम इस पे एक ग्राफिकल पार्ट समझते हैं। एक चीज़ जैसे कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये मेरे को V बता रहा है और ये I, और ये ग्राफ स्ट्रेट है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट ग्राफ का मतलब है R इज कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं ग्राफ को ऐसा बनाऊं, ऐसा ऐसा आया, देन वो चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में आया कि यहाँ तक तो ओम्स लॉ फॉलो होगा, यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब R यहाँ पर वेरिएबल हो गया। तो R जब बदल रहा है इसका मतलब फिजिकल कंडीशंस बदल रही हैं। क्या? फिजिकल कंडीशंस बदल रही है। तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है वाला ग्राफ, फर्स्ट वाला कर रहा है। अब एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये जैसे एक स्लोप है और इस स्लोप में ये हमने 3 स्लोप ली, सॉरी, ये ए वायर, ये वायर है, ठीक है, बी एक और वायर, सी एक और वायर, ये है वी और ये है आई। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ए बी और सी इन तीनों वायर में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? ए बी और सी इन तीनों वायर में से रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है? तो मैं कहूंगा ए का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, तीनों वायर को अलग अलग लीजिए और तीनों को सेम बैटरी से कनेक्ट करिए। सेम मतलब 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ऐसे 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 कनेक्ट करिए। ठीक है, तो तीनों का पोटेंशियल बराबर है, तो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस y एक्सिस पे एक डॉट को कंसीडर किया जो कि मैंने 5 वोल्ट एज्यूम किया, और वो इन तीनों वायर्स को बराबर पोटेंशियल दिया मैंने। तो C वाले ने I की वैल्यू यहाँ पर दी जिसको मैंने बोल दिया करंट IC, और B वाले ने करंट दिया मेरे को यहाँ पर IB, और A वाले ने करंट दिया यहाँ पर IA। अब मैं एक चीज समझ गया यहाँ से कि V is equals to IR, तो I is inversely proportional to R, होगा कि नहीं होगा? V is equals to IR, I is equals to V upon R। V को कांस्टेंट लीजिए जो कि हमने ले रखा है क्वेश्चन में, है ना। V को कांस्टेंट लीजिए, I और R एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो अगर जिसका करंट सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो IA है उसका करंट IB से कम है और IB का IC से कम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ A सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर इनवर्सली डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये स्टार क्वेश्चन लगाइए और आगे बढ़ते हैं। नाउ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। अभी हमने बात करी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी कैसे कर सकता है? क्योंकि कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? पहला है ना,
पहली बात करें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना भी लेंथ आप इंक्रीज करेंगे उतना वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों? रेजिस्टेंस का मतलब ही ये है कि करंट के फ्लो को रोकना। जितना लंबा रास्ता होगा, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर एक रोड है, रोड पे गाड़ी चल रही है, जितना लंबा रास्ता गाड़ी ट्रेवल करेगी उतना ज़्यादा उसको फ्रिक्शन अपोज करना पड़ेगा चलने के लिए, राइट? तो लेंथ जितना ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अरे आप सीधी सी बात समझिए, एक वायर लीजिए और उस वायर को 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करिए, और वो वायर तुम्हारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लेके आइए, और जम्मू में वो आप 5 वोल्ट की बैटरी लगाइए और कन्याकुमारी में बल्ब, क्या वो बल्ब जलेगा? बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि इतना लंबा ये चार्जेस डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे इतनी छोटी बैटरी की हेल्प से। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, resistance is inversely proportional to cross section area, not the area, cross section area. Cross section area means अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल वायर है तो वो सिलेंड्रिकल वायर का जो ओपनिंग है वो क्या होती है? एक सर्कल होगी, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर मेरे पास एक क्यूबॉइडल वायर है, ठीक है, क्यूबॉइडल वायर है फॉर एग्जांपल, ऐसा, तो अब जो इसका ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका क्या है? ये है सर्कल। तो समझ गए, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आप खुद समझिए फिर से, रोड लीजिए, रोड को ब्रॉड करिए, ब्रॉड थोड़ा चौड़ा करिए, जितनी ज़्यादा चौड़ी रोड होगी उतने ज़्यादा व्हीकल्स एक टाइम पर वहाँ से ट्रेवल कर पाएंगे, राइट? तो रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे अगर एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। And resistance is also depends on material and temperature। ठीक है। अब ये मटेरियल और टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे अभी आगे जाकर, इसको कांस्टेंट की फॉर्म में लेंगे और इसका नाम देंगे हम रेजिस्टिविटी। बात करते हैं अभी इसकी, अपने दिमाग में रखिएगा अभी इसको। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। तो यू कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर जो एक कांस्टेंट आया है इसको कहेंगे हम रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। ये है रेजिस्टिविटी, और ये है लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, एंड इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट मीटर। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आपको आएगी कि रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, तो इसकी जो एसआई यूनिट आएगी वो आएगी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की भी यूनिट है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूँ? ये हो गया ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चॉकलेट लेकर आए 5 रुपीज़ की। कितने की? 5 रुपीज़ की। अब मैं बोलूँ बेटा 2 चॉकलेट कितने की होंगी? आप बोलेंगे 10 रुपीज़। कोई ज़्यादा सोचने वाली बात तो नहीं। तो 5 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, एंड 10 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स, एंड 15 और 20 रुपीज़ फर्दर वी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द चॉकलेट्स, राइट? तो एक चॉकलेट की जो कीमत है वो है रेजिस्टिविटी। अब जितने भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। नहीं समझे? नहीं समझे तो समझिए, देखो, इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, तो अब ये दोनों अगर 1 हो जाएं तो यू कैन से रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अगर आप टॉफी ही एक खरीदो तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब ये निकालने की क्या जरूरत पड़ी?
हमने हर मटेरियल पे ये टेस्ट करके देखा है कि अगर उसके यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ लें तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने रजिस्टिविटी नाम दे दिया। अब आप लेंथ बदलो, एरिया बदलो, तो रेजिस्टेंस बदलेगा बट रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। अब 10 टॉफ़ी लो, 50 टॉफ़ीज़ लो, तो आपका टोटल अमाउंट बदलेगा बट एक टॉफ़ी की कीमत तो फिक्स रहेगी। दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, इट इज द फंडामेंटल it is a fundamental property of a material that quantify how much current will oppose by a conductor and depends on material and temperature, not on the length and area. That is called resistivity, and SI unit is ohm meter, right? Resistance and resistivity may be equal if you take unit length and unit area. Got it? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज इतना 1200 ओम। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस इज इतना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट ए पार्ट में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें V गिवन है, डेट इज 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम और हमें बताना है I करंट। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। व्हाट इज V हियर? 220 एंड R इज 1200। नाउ कट दिस, यू विल गेट 100 अपॉन 60, that is current. तो A part is done. Now second, how much current will an electric heater draw if, अब इसमें क्या given है? इसमें हमें given है V is 220 volt and resistance is 100 ohm. Now how much current will it draw? Again I is equals to V upon R by using Ohm's law. V is 220 and 100. When you cut it out you will get 2.2 ampere. राइट, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए और आगे बढ़ते हैं अपन। Another question is the potential difference between the terminal of a electric heater is 60 volt. V given है हमें potential, ठीक है। When it draws a current of 4 ampere, I भी given है, ठीक है। What current will a heater draw if the potential is increased by 120? बेटा देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दबाजी मत करिएगा। V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो R कांस्टेंट है जब तक आप टेम्परेचर, मटेरियल, लेंथ और एरिया ना बदलें, चार चीजें ना बदलें तो रेजिस्टेंस नहीं बदलता। V बदलो, I बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस तो सिर्फ 4 थिंग्स पे डिपेंड है, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर, राइट। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब हमें 2 केस दे रखे हैं, दोनों केस को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो इजी लगेगा हमें, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है V इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट एंड I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। यहाँ पर हमें V गिवन है 120 वोल्ट, तो I इसने नहीं बताया, ठीक है। ये है V1 I1, ये है V2 और ये है I2। अब हमें मालूम है V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं तो मैं लूंगा V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू R। यहाँ पर लें तो V2 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R। देखो 1 और 2 V और I पे है, R पे नहीं, क्योंकि R कांस्टेंट है। और इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज रेजिस्टेंस विल बी सेम इफ द कंडक्टर इज सेम। तो हमारे पास आएगा V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2। तो I2 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा V2 I1, इसको लेके जाइए ना इधर, है ना, और V1 को नीचे लाइए तो V1, V2 क्या है हमारे पास 120, I1 कितना है 4 एंड V1 इज 60, ठीक है। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 एम्पियर।
तो ये आ गया हमारे पास I2। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius if the diameter of the wire is 0.3 mm। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करना, समझेंगे, एक एक चीज को गिवन की फॉर्म में लिखो। लेंथ दिया है 1 मीटर, थोड़ा सांसें धीरे रख के इसको समझना, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 ओम आर, 26 ओम, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों दिया है हमें? आगे इसने बोला एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा है ना, बात समझ रहे हैं? तो ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आगे देखते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इतना, अगर डायमीटर इतना है तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका आधा होगा कि नहीं होगा? 0.3/2 mm, है ना। अगर 10 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा, उसका आधा होता है। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलिए, 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ से 0 हटाऊं तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 3/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हमें रो निकालना है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए के जगह हम लगाएंगे πr²। मैंने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन है, तो रो निकालने के लिए मेरे को क्या करना है? R πr² अपॉन L अपने पास 1 मीटर दे रखा है, तो हम डायरेक्टली अब आते हैं रो इज इक्वल्स टू R πr² अपॉन L। R हमारे पास दिया है 26, पाई है हमारे पास 22/7, R है इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करना होगा हमें। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 10⁻⁴ का स्क्वायर -8, 4 2 जा 8, राइट। और लेंथ है अपने पास 1, तो लेंथ तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसे कैलकुलेट करें। 2 11 2 13, राइट। तो ये हमारे पास आया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 11 इज 99, तो 99 इंटू 13, 9 3 जा 27, 9 3 27, 28 29, और ये आ गया मेरे पास 9 10 11 12, ओके। 1287 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करेंगे वही इसका आंसर होगा, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 58 आएगा, 7 8 जा 56, यहाँ पर 2 आएगा, 7 को नीचे उतार लेते हैं। 7 3 जा 21, 6 आएगा, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 7 8 जा 56, तो आ गया अपने पास इतना इंटू 10⁻⁻8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना होगा हमें। अगर मैं 2 शिफ्ट इधर करूँगा तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1.838 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अच्छा लगा क्वेश्चन? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, इतना जल्दी फैसला नहीं लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। अगर उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, ये इनिशियल कंडीशन है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, अब इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ अ सेम मटेरियल? मटेरियल नहीं बदला है, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रजिस्टिविटी 2 चीज पे डिपेंड करती है, मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है।
हैविंग लेंथ l/2 एंड द एरिया इज 2a। चलो इनको दो केसेस में डिवाइड करते हैं और समझ पाएंगे फिर अपन को क्या क्या दिया है, केस 1 और केस 2। ठीक है। हमें लेंथ दी है और यहाँ पर लेंथ दी है l/2, यहाँ एरिया दिया है, यहाँ एरिया दिया है 2a, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ये है R1 और वो है R2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे को मालूम है R इज इक्वल्स टू रो L/A, ये मैंने R1 मान लिया। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए, और R1 हमें गिवन है जो कि 2 है। सही है, लेंथ L है, एरिया A है। अब मैं R2 निकालूं तो R2 इज इक्वल्स टू रो, लेंथ कितनी है l/2, एरिया कितना है 2a। ठीक है, अब आपको मालूम है 2 डिनोमिनेटर में है तो नीचे ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/4 रो L/A। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब रो L/A कितना है, 2 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/4 इंटू 2। सही है, 2 के बराबर ही तो है, सोच क्या रहे हो। तो इसको काटिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2। बेटा थोड़ी सी गलती हो गई क्वेश्चन में, एक बार मेरे को दिख रहा है गलती क्या है। ये हमें 2 नहीं 4 ओम गिवन है, तो मेरे को यहाँ पर 4 लिखना होगा, 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 1 ओम। तो इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, है ना, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार समझते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। अब हमें मालूम है वो 3 चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। मतलब बैटरी सेम है और वायर फॉर एग्जांपल आपने कॉपर का लिया है तो कॉपर का ही है, अब आप उसको बदल नहीं रहे। ठीक है, तो कॉपर का है, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स तो क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप बोलेंगे करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर because on increasing area the resistance of the wire will decrease and resistance depend inversely on current। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखिए, while potential difference across the two end of the component decrease to half, और V को आपने आधा कर दिया। What change will occur in the current। अब हमें मालूम है V is directly proportional to I। If you decrease V by half then I will also decrease by half। अगर आपका V 100 था और I आपका 50 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। ये 50 वोल्ट होता है, ये 25 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप V को हाफ कर दें, रेजिस्टेंस को ना छेड़ें, तो I भी उतना ही डिक्रीज होगा जितना V होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal। इस चीज को ध्यान से सुनिए कि जो अलॉयज हैं, अलॉयज का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। अगर उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो वो करंट को ज़्यादा अपोज करेंगे, और जितना करंट के फ्लो को रोकेंगे उतना ही हीट जनरेट होगी। समझ रहे हैं बात को। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर तुम करंट के फ्लो को अपोज कर रहे हो, इसका मतलब एनर्जी को रोक रहे हो, और एनर्जी को जब रोकोगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो सुनिए।
The coils of electric toaster and electric iron made of an alloy because their resistance is very high as compared to the other materials like metals, right? So they oppose more flow of electric current and convert that energy into heat energy. That's why these are used for a इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड द हीटर। और एक और चीज़, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर और हीटर में जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है कि जब हीट बढ़ेगी तो वो मेल्ट भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं? तो गीज़र के अंदर जो कॉइल है, आयरन जो प्रेस जिससे कर रहे हैं, वो जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और हाई होने के कारण वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है और मेल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो सोच समझ के करी जा रही हैं सारी चीज़ें। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है यूज़ द डेटा इन टेबल 11.2 टू आंसर द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। देखो मेरे पास अभी टेबल तो नहीं है, आप एक पेज पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आयरन गुड है क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी मरकरी से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। जिसकी रजिस्टिविटी कम है उसका रेजिस्टेंस भी कम है ना। बी पॉइंट, विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर, सिल्वर इज द गुड वन, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा मटीरियल है क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होती है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो देखिए अब हमें इस टॉपिक में दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे अपने पास एक वायर है, उसमें हमने एक रजिस्टर लगाया, दूसरा रजिस्टर लगाया, हमने इनफाइनाइट रजिस्टर्स लगा दिए, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, मैं यहाँ पर इनफाइनाइट लूँगा। इनफाइनाइट लेना ज़्यादा सही है क्योंकि आपको अच्छे से समझा पाऊँगा मैं। R1 R2 और Rn रजिस्टर्स ले लिए हैं मैंने, और यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। तो एक अब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट इसमें से फ्लो होगा, ठीक है। पहली चीज यहाँ पर याद रखने की, इन सीरीज आई रिमेन सेम फॉर ईच रजिस्टर। मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, रेजिस्टेंस क्या है और रजिस्टर क्या है। रजिस्टर तो डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे चोर और चोरी, चोर तो आदमी है, चोरी उसका काम है। रजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसका काम है, ठीक है। तो अगर आपसे बोले व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज रजिस्टर ऑफ, रजिस्टर इज अ डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो सीरीज में आई सेम रहेगा क्योंकि वायर एक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस भी सेम रहेंगे, बट वी रहेगा डिफरेंट पोटेंशियल। इसके लिए V1 होगा, इसके लिए V2 होगा और इसके लिए Vn होगा, ठीक है। और ये जो टोटल V है वो बैटरी के वोल्ट के बराबर होंगे। तो चलो अगर मैं ओम्स लॉ यूज करूं फॉर R1 की बात करें तो V इज इक्वल्स टू आई आर होगा। V पे 1, R पे 1, I पे 1 नहीं क्योंकि I तो सेम है। अब मैं बात करूं फॉर R2, V2 इज इक्वल्स टू आई R2, बात समझ रहे हैं। वैसे डॉट 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 फॉर Rn, तो हो जाएगा Vn इज इक्वल्स टू आई आर एन। और अब इन सबको क्या कर दो, इन सबको ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 2 अप टू n, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए हमें क्या मिलता है। अब देखिए अगर हम सबको ऐड करें तो हमारे पास मिलेगा V1 प्लस V2 डॉट 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 Vn। LHS सबको ऐड कर दिया, RHS को ऐड करेंगे तो सब में
आई कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ पा रहे होंगे, है ना। अब ये जो टोटल V है वो किसके बराबर है, मैंने आपको पहले ही बोला बैटरी के बराबर है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है आपको। अब हमें एक फॉर्मूला मिलने वाला है। अब देखिए, अगर मैं इस I को, हाँ, इस I को यहाँ से उठाकर V के नीचे ले जाऊं, ठीक है, एक बार लेके जाते हैं, मैं यहाँ से उठा के सीधे उसको उसके नीचे रख दूं I की जगह। अब जरा बताइए V अपॉन I क्या होगा, R होगा कि नहीं होगा। तो देखिए एक हमें फॉर्मूला मिल गया सीरीज के लिए, V upon I is R, total R. Total R is the sum of each resistance of the resistor. तो सीरीज में आपको जितने भी रजिस्टर्स दे रखे हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल 1 ओम 2 ओम, तो टोटल 1 + 2 3 ओम। सिंपल फार्मूला, ये हो गया आपके लिए सीरीज का कंडीशन। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो देखिए पैरेलल, देखिए पैरेलल में क्या है, पैरेलल में एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, और इनफाइनाइट रजिस्टर्स हैं, एक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। हमने इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इनफाइनाइट रजिस्टर्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, मैं इनफाइनाइट इसलिए ले रहा हूँ, एग्जाम में आपको 5 बोल दिए, 4 बोल दिए, 3 बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है, तो मैं n के लिए निकाल दूँ, उसके बाद सारा निकालने वाला काम आपका है, आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में जब करंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट आ रहा है, तो वो तीनों ब्रांचों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। ये है आई एन, क्योंकि आ रहा है ना इसलिए। तो इसका मतलब पैरेलल में आई डिफरेंट रहेगा एंड वी सेम रहेगा, और हमारे घर में जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है। हर डिवाइस 220 वोल्ट पर वर्क करती है, हर डिवाइस 220 वोल्ट पे वर्क करती है ना। तो देखिए चलो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं फॉर R1। अब R1 की बात करें, V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो 1, V पे नहीं ले सकते। वैसे ही बात करें फॉर R2, ये क्या होगा, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। वैसे ही बात करें N के लिए, डॉट 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 फॉर Rn, ये होगा In इज इक्वल्स टू V अपॉन Rn। अब इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, क्या आता है, कंपेयरिंग एडिंग, कंपेयरिंग नहीं एडिंग बोलेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 अप टू n, सबको ऐड कर दें, तो सबके LHS क्या हो जाएंगे, सबके LHS अब ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे I1 प्लस I2 अप टू In इज इक्वल्स टू V, सब में से कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन डॉट 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 Rn, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो करंट आ रहा था, यहाँ से जो करंट आ रहा था वो I था, और ये नंबर ऑफ करंट में डिवाइड हो गया, बट ये जितने भी नंबर ऑफ करंट से अगर हम इसको ऐड करें तो ये टोटल करंट के बराबर होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज टोटल I इज इक्वल्स टू V R1 R2 अप टू Rn, ठीक है। अब देखिए इस V को अगर मैं इस I के नीचे ले आऊँ, I अपॉन V होता है 1 अपॉन R, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू R1 R2 अप टू Rn। तो ये सीरीज और पैरेलल के लिए फॉर्मूले बन गए। तो ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछे जाने वाली क्वेश्चंस हैं
जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो ये जो लैंप है इसका 20 ओम और ये रजिस्टर है ये है 4 ओम। अब ये दोनों के दोनों किस में लगे हैं? सीरीज में। कैसे? जैसे यहाँ से करंट आया, इसमें गया और इसमें गया तो सेम ही जाएगा, सेम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये सीरीज में है। और इसमें एमीटर लगा है। एमीटर देखो कैसे लगाया है, सीरीज में, मैंने आपको बताया था। नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट एंड पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट, राइट। तो चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं। ये है अपने पास 4 ओम और ये है अपने पास 20 ओम। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? पहली बात तो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो आर एस लिख दिया मैंने। R1 प्लस R2 कितना हो गया? 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 ओम। ये तो हमारे पास R आ गया। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस, तो ये ए वाला पार्ट तो डन। अब बी वाले पार्ट में इसने हमसे पूछा है द करंट थ्रू द सर्किट। अब फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। नाउ व्हाट इज V हियर? V is total V is 6 and total R is 24। तो ये कितना हो गया? 1/4, और 1/4 होता है 0.25 एम्पियर। तो ये हो गया अपने पास सेकंड पार्ट। अब सी पार्ट में इसने हमें क्या बोला है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। अब ये बोल रहा है भैया इसके अराउंड V1 बता दो और इसके अराउंड V2 बता दो। ठीक है, चलो ये निकालते हैं। पहली चीज, सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में I सेम रहता है, तो हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V1 R1 I विल बी सेम। तो I कितना है? 0.25 जो कि 1/4 है। R1 अपने पास 4 है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1 वोल्ट। वैसे V2 निकालें, ये होगा IR2। I कितना है? 1/4 और R2 है अपने पास 20। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 5 वोल्ट। तो आपने एक चीज देखी, 1 and 5 द टोटल इज इक्वल टू 6। तो आंसर आ गया अपने पास V1 और V2। मैंने आपको सीरीज के उसमें सॉल्व करके बताया था कि टोटल V बैटरी के वोल्ट के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर हो गया। चलिए तो आते हैं अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे। कब? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of a 3 cells। ठीक है, 3 सेल्स हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो बैटरी बन गई 6 वोल्ट की। एंड ईच, ठीक है, अ 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम एंड अ प्लग ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट वाले का। ये कह रहा है एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए जिसमें हमें सेल्स लगाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से लगाएंगे, और 3 है ये, तो टोटल हो जाएगा अपने पास 6 वोल्ट। समझ रहे हो? 3 सेल्स लगाएंगे और ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर। ओके, और यहाँ पर एक की भी लगी है, ये इसने बोला है, और ये है 5 ओम का, ये है 8 ओम का और ये है 12 ओम का। समझ गए बात? कोई दिक्कत? सारी चीज हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें? ये बोल रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, एंड द वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। ओनली 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ठीक है। स्विच मैं इधर लगाना चाहूंगा, कोई नहीं, वैसे पॉजिटिव के पास लगाया तो ज़्यादा सही है क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से होता है। देखिए अब मेरे को क्या करना है, ये है एमीटर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 12 ओम।
और 12 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, और वोल्ट मीटर के ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस, ये वाला नेगेटिव। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम ड्रॉ होगा। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चलो समझते हैं इसको। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो फिगर की बात हो गई। R1, R2, R3 हमें दे रखे हैं 5, 10 और 30। चलो इसको लिख लेते हैं। ये है 5 ओम, ये है 10 ओम और ये है 30 ओम। ठीक है, और बैटरी है 12 वोल्ट की। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, द टोटल करंट, फिर उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस। पहली चीज, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर ये 12 वोल्ट है तो इन तीनों में ये क्या होगा, 12 12 12। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन में पहला लाइन यही लिखी थी कि पैरेलल में आई डिफरेंट और वी सेम रहता है। तो हम पहले ए वाला पार्ट करेंगे और हम I1, I2 एंड I3 निकालेंगे। अगर मैं I1 निकालूं तो I1 इज V अपॉन R1, V है 12 और R1 है 5, तो I1 आ गया मेरे पास 12 अपॉन 5 ओम। I2 निकालें, V अपॉन R2, V है अपने पास 10 और 5, V है अपने पास 12, सॉरी, V अपने पास 12 है और R2 हमारे पास 10 है, तो ये आ गया 1.2 ओम। अब I3 निकालें, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3, तो V कितना है 12 एंड इट इज 30, तो ये मेरे पास आ गया 6 अपॉन 15 ओम। ठीक है, अब आते हैं इसके बी वाले पार्ट में। द टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर ही होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो ये हो गया 12 अपॉन 5 प्लस 1.2। 1.2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 6 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 15, ये अपने पास आए है, एलसीएम आ गया 15, 12 3 जा 12 जा 12, 12 जा 24, 12 3 जा 36 और 6 3 जा 18 प्लस 6। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अपने पास आ जाएगा। तो चलो इसको ऐड करते हैं, 36, 18 एंड 6, तो 6 6 12, 12 प्लस 8 20, 60 आ गया अपने पास। तो 60 अपॉन 15, तो आ गया मेरे पास 4 एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल में, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल में यही फॉर्मूला है, राइट। तो आ जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। इसका एलसीएम लेंगे अपन 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 31 जा 30, तो अपने पास आ गया 10 अपॉन 30 मीन्स 1 अपॉन 3। बट ये 1 अपॉन 3 क्या है, 1 अपॉन 3 है 1 अपॉन R, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आप लोगों को। ये हो जाएगा 3 ओम। अपने पास सारी चीज़ें आ गई, टोटल आई भी आ गया और इंडिविजुअल आई भी आ गया अपने पास। समझ गए बात को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें एक ऊपर की तरफ पैरेलल दे रखा है और एक नीचे की तरफ पैरेलल दे रखा है ना। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, एक साथ सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं अपर वाले को सॉल्व करता हूँ, फिर लोअर वाले को सॉल्व करता हूँ। और क्वेश्चन में किया है द टोटल रेजिस्टेंस, फिर टोटल करंट। तो ठीक है, पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। पहले इस वाले का निकालते हैं, R1 और R2 का। R1 और R2 का निकालें तो 1 अपॉन R
एक काम करते हैं, इस वाले को नाम दे देते हैं ए और बी, इस वाले को नाम दे देते हैं सी एंड डी। ठीक है, चलो इसको नाम दे देते हैं। पहले इसको ए पॉइंट दे दिया नाम, और इसको बी पॉइंट दे दिया, इसको सी पॉइंट दे दिया, और इसको डी पॉइंट नाम दे दिया। तो ये मैं निकाल रहा हूँ आर ए बी, जो कि है 1/10 प्लस 1/40। गिवन है क्वेश्चन में हमें साफ साफ, इसका एलसीएम 40 आएगा, ये आ जाएगा 4 + 1 5/40, काटे तो 1/8। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आर ए बी कितना आ गया, 8 ओम। समझ गए बात, ये आर ए बी आ गया। अब आर सी डी निकालते हैं। आर सी डी ये है R3 अपने पास 30, ये है 20, और ये है अपने पास 60। इनका एलसीएम आएगा 60। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 जा 6। ओके, ये आ गया हमारे पास 6/60, जो कि आ गया 1/10। तो आर सी डी हो गया हमारे पास 10 ओम। तो हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस आ चुके हैं। अब इसके डायग्राम को फिर से रफली बनाकर देखते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया है अब। ठीक है, ये तो बैटरी है, और ये CD आ चुका है अपने पास 10 ओम, और ये हमारे पास आ चुका है 8 ओम, और यहाँ लगा है एमीटर। ओके, तो आप देख रहे हैं ये 8 जो है, ये 8 जो है, यहाँ से जो करंट आएगा वो 10 में से सीधा जाएगा। तो जब करंट सीधा जाएगा, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सीरीज में हो गया। तो अब हम टोटल आर निकालें। ठीक है, आर टोटल इज इक्वल्स टू आर ए बी प्लस आर सी डी, क्योंकि ये सीरीज में हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर ए बी तो 8 है, और आर सी डी हमारे पास 10 है, तो टोटल आ गया 18 ओम। तो पहला ए वाला पार्ट तो डन हो गया। अब आते हैं बी वाले पार्ट पर। अब बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब आ जाते हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है 12, R कितना है 18। तो इसको काटें हैं 2 से, तो ये आ जाएगा इतना। अब काटते हैं 3 से, सॉरी 2/3, तो ये आ गया हमारे पास 0.66 एम्पियर। तो हमारे पास I भी आ गया और R भी आ गया। समझ में आया? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए और आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी अलॉय के केस में, कि अगर हम अलॉय की बात करें तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो करंट को वो कंज्यूम करते हैं, और करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, वो चीज़ लिखते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy cannot be created nor be destroyed, right? तो the flow, the oppose of flow of electric current convert into heat energy। जितना भी फ्लो को अपोज करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब ये इस लॉ को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, हम इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसको हम दो तरीके से समझा सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकल फॉर्म में और एक हम मैथमेटिकल फॉर्म में। तो पहले हम थ्योरेटिकल फॉर्म में समझाते हैं, फिर मैथमेटिकल की बात करते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर बात करें, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। पहला कंसेप्ट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड,
हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब आप बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हो, ये थ्योरेटिकल है, ये स्टेट कर रहे हैं, स्टेट में रीजन नहीं देते हैं, ठीक है। तो स्टेट में सिर्फ सिर्फ हम बताते हैं, कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं लेकर आते इसमें। और तीसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कंजप्शन यूसेज। तो देखो, पहला, करंट जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा होगी, सही है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक बार में ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा टकराएंगे, और जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा स्लो होंगे, और जितना स्लो होंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। बात समझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कि करंट के फ्लो को रोकना, और रोका कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को टकरा के। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराना स्टार्ट करते हैं, देखो वैसे एक्चुअल में नहीं टकराते क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कभी आपस में टकरा नहीं सकते, बट बेसिकली फिर भी मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉलिजन, टकराना, मतलब करीब तो आते हैं, रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसके कारण उनका फ्लो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पर जब एक तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो उनके फ्लो में अपोज होगा और वो हीट में कन्वर्ट होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ कंजप्शन। जितना देर के लिए तुम किसी डिवाइस को यूज करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका, क्योंकि उतना ज़्यादा टकराना होगा। अगर 1 सेकंड में 2 बार टकराते हैं तो 2 सेकंड में 4 बार टकराएंगे, और 1000 सेकंड में 4000 बार टकराएंगे। तो टाइम जितना ज़्यादा बढ़ेगा हीट उतनी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट। ओके, अब हम तीनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने में हमारे पास आता है एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और प्रोपोर्शनल का जब भी कोई साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर के आया, और के की वैल्यू को यहाँ पर हम 1 लेते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो के की वैल्यू यहाँ 1 है। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया आई स्क्वायर आर टी। समझ रहे हैं बात को। जितना वर्क हम चार्ज के फ्लो कराने में कराएंगे उतना ही वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हुआ थ्योरेटिकल फॉर्म। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें, मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिकल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें अगर हम बात करें, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। और इस क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्या मैं W को लिख सकता हूँ वी क्यू, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ से देखो Q और T, Q और T क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, करंट का फॉर्मूला है ये। तो अपन लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू वी आई, सही है ना, वी आई लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को T से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, देखो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ऑफ टाइम यूसेज है ना, इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इंटू टी इज इक्वल्स टू वी आई इंटू टी, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है पावर इंटू टाइम एनर्जी होता है ना, पावर इंटू टाइम एनर्जी होता है, सही। और V को हम लिख सकते हैं आई आर होता है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, V को आई आर लिख दिया, और यही एनर्जी जो है यही हीट में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट फॉर्म में जो इसका आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे H इज इक्वल्स टू आई इंटू आई इज आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमने इसको हीट को कर लिया, एक तो थ्योरी फॉर्म में और एक मैथमेटिकल फॉर्म में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं क्या कह रहा है ये। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट। अब ये वाट जो है ये है पावर, ठीक है।
when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum. Okay, the voltage is 220. What is the current and the resistance in each case? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. केस 1 उठाते हैं पहले, फिर केस 2 उठाते हैं. दोनों केस में हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं जैसा क्वेश्चन की डिमांड है. पहला हमें दे रखा है P1 जो कि 840 वाट है, और हमें P2 दे रखा है 360 वाट है, और दोनों केस में जो पोटेंशियल है वो है 220 वोल्ट और यहाँ पे 220 वोल्ट. हमें पूछा है I बता दो दोनों केस में, I1 I2, और दोनों में R भी बता दो, R1 और R2. ठीक है, ये दोनों बताना है हमें, दोनों निकाल के बताते हैं. हम I भी बताएंगे और R भी बताएंगे. अभी देखिए हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा, P इज इक्वल्स टू वी आई. हमारे पास V है, I निकालते हैं. चलो करते हैं. P इज इक्वल्स टू वी आई, तो I इज इक्वल्स टू P अपॉन V. ठीक है, तो P हमारे पास है 840 और V है हमारे पास 220. तो इसको कट करें तो कितना आएगा, 42 अपॉन 11 एम्पियर. ये तो आ गया I1. अब निकालते हैं I2. I2 कैसे निकालें, P अपॉन V. P अपने पास 360 है यहाँ पर और ये 220 है. इसको कट करें 2 से तो 18 अपॉन 11 एम्पियर आ गया. ये तो आ गया. अब हमें R निकालना है. अब ओम्स लॉ यूज करते हैं. ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर. तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. V कितना है 220, I कितना है 42 अपॉन 11. 11 ऊपर चले जाएगा, 220 इंटू 11 अपॉन 42. सही है. अब इसको काटते हैं. किससे काटें, इसको 2 से काटते हैं. 2 1 1 1 0. तो ये कितना आ गया हमारे पास. इसको सिंप्लीफाई करना होगा, मैं ऐसे ही आंसर लिख देता हूँ. ठीक है, 1210 अपॉन 21 ओम. इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने पास आंसर मिल जाएगा. आप तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए अभी. तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. V है यहाँ पर 220, I है अपने पास 18 अपॉन 11. 11 विल गो इन द न्यूमरेटर. इसको फर्दर कट करें तो 2 9 जा 18, 110. ये भी आ गया अपने पास 1210 अपॉन 9. ठीक है, तो यहाँ पर R2 ज़्यादा है R1 के कंपैरिजन में. ये हमें साफ साफ दिख रहा है. डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसकी वैल्यू बड़ी जाएगी. तो समझ में आया, I भी निकाल दिया हमने और R भी निकाल दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड. टाइम दे रखा है 1 सेकेंड. इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस. H दे दिया, T दे दिया, R दे दिया. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर. ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. इससे पहले हमने एक फॉर्मूला बनाया था इसी से एक स्टेप पहले, वी आई टी. राइट, ये बनाया था. अब इसका एक और फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. ये फॉर्मूला बन कैसे रहे, समझ पा रहे हो बात को. ये फॉर्मूले बन कैसे रहे, ये फॉर्मूले बन रहे हैं कैसे, जैसे अगर मेरे पास वी आई टी है, देखो H इज इक्वल्स टू वी आई टी. पहले V के जगह आई आर रख दो, तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है, अब एक काम करिए, आप I के जगह V अपॉन आर रख दो, ओम्स लॉ. तो ये क्या बन जाएगा, H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी. एक बार इसको पॉज करके दिमाग लगा के फिर से सोचिए. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जब तक. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, हमें निकालना है V. तो V कैसे निकलेगा देखते हैं. H है अपने पास 100, V को रहने दीजिए स्क्वायर, R है 4, ये है 1. तो ये आ जाएगा अपने पास V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, और V के ऊपर से स्क्वायर हटाएं, 400 लिख लें, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 वोल्ट. बात समझ गए बात को, हो गया सॉल्व.
ये हो जाए बहुत अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से करिएगा सॉल्व, अभी आया नहीं है आप लोगों को। हाँ देखिए बेटा, अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2 और 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है जरा समझते हैं। वाई डज द कॉर्ड of an electric heater not glow while the heating element does? देखो इस क्वेश्चन का मतलब है, जैसे कि आपके पास कोई आयरन है, ठीक है, आयरन, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आयरन है। अब आयरन से आपने देखा होगा कि वायर निकल के हमारे स्विच बोर्ड तक जाता है, राइट, इस तरीके से चले जाता है। तो ये बोल रहा है कॉर्ड, कॉर्ड मतलब ये, और हीटिंग एलिमेंट मतलब इसके अंदर हमने अलॉय को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अलॉय का रेजिस्टेंस आपको मालूम है बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये करंट को अपोज करेगा, और ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये जितना भी करंट को अपोज करेगा उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक। बट कॉर्ड इज मेड ऑफ मेटल, फॉर एग्जांपल कॉपर, जो कॉर्ड है वो कॉपर की बनी है, और कॉपर का रेजिस्टेंस अलॉय के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो है, तो ये करंट को अपोज नहीं करेगा और हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा जितनी की अलॉय करेगा। तो आंसर क्या हुआ, द कॉर्ड इज मेड ऑफ मेटल हुज resistance is very low as compared to the alloys, hence it will not glow। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हमें हीट बताना है while transferring 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, क्यू हमें दे रखा है 96,000 कूलम, इन 1 आवर, टाइम हमें कितना दिया है 1 आवर, ये हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, मैं बोल रहा हूँ पड़ सकता है, पड़ेगा या नहीं वो बात की बात है। V इज 50 वोल्ट। अब हमें H निकालना है, H का फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू VI T, ठीक है। अब जो हमें यूज़ करना है वही हम डायरेक्ट लेंगे। तो अब हम एक चीज़ देखें, अब हमें I तो पता नहीं, तो V को तो V रहने दीजिए, I को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन T इंटू T, तो T से T गया, तो मेरे पास क्या बचा VQ, राइट। अब V कितना दिया है, V है हमारे पास 50, Q कितना है 96,000। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वही अपना आंसर होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 96 इंटू 5, 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 46 47 48, ये आ गया 4810 एंड 3 zeros जूल, तो हम इसको लिख सकते हैं 480 किलो जूल। ओके, गॉट द कंसेप्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, an electric iron of resistance 20 ohm and I is 5 ampere, calculate the heat generated in 30 seconds। तो हमें R दिया है I और T, IRT। देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें I दिया है 5 एम्पियर, R दिया है 20 ओम एंड T दिया है 30 सेकेंड्स। हमें बताना है कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड। अब हीट के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब I कितना है, I है अपने पास 5 स्क्वायर, 5 5 जा 25, R इज 20 एंड T इज 30। तो चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 5, सॉरी 25 इंटू 2 50, तो 500, 500 इंटू 500 इंटू 30, इसको करते हैं 15 3 जा 45, तो 45,000 जूल, और क्या हम कह सकते हैं 45 किलो जूल, राइट, किलो जूल। तो ये भी हो गया। अब आते हैं इस लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो है इलेक्ट्रिक पावर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर। अब आपने पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम,
और वर्क को हम लिख सकते हैं वी क्यू अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू अपॉन टी को हम लिख सकते हैं आई। तो ये हुआ पावर, जो कि हमने जूल्स लॉ में भी पढ़ लिया था। अगर हम v को यहाँ पर v इज इक्वल्स टू आई आर लिखें तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आएगा आई स्क्वायर आर। और अगर हम I के जगह v अपॉन आर लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। तो पावर हुआ क्या, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। हर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा कोई भी डिवाइस। जो डिवाइस जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर सेकंड में एब्जॉर्ब करेगा, कंज्यूम करेगा, वो उसकी पावर होगी। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पावर। और पावर की ऐसा यूनिट क्या है ये हमें मालूम है, पावर की ऐसा यूनिट होगी वॉट। ठीक है, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। और सिमिलर एक और कंसेप्ट है इसी के अंदर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब हमारे घर में बिल जो निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो इस कंसेप्ट से निकाला जाता है। अब देखो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो W इक्वल्स टू P इंटू टी। तो W मतलब एनर्जी भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि पावर को हम वॉट में नहीं किलो वॉट में लेंगे, और टाइम को सेकंड में नहीं आवर्स में लेंगे, ओनली इन द केस ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब इस एनर्जी की यूनिट हो गई KWH, किलो वॉट आर। और इसको हम यूनिट से भी पुकारेंगे। ठीक है, इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई यहाँ से पूछे कि हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर, कितने जूल्स 1 किलोवाट आवर में होंगे, तो 1 किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा 1000 वॉट। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करिए तो कितना आएगा 3600 सेकेंड्स। तो कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ और अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ तो ये हो जाएगा 10⁶ जूल। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। गॉट इट। तो ये हुआ कंसेप्ट, इससे हम बिल निकाल सकते हैं। तो बिल निकालने के लिए पावर किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आवर्स में, ओनली फॉर दिस केस। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, हमने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, उन तीनों में से कुछ यूज करते हैं। V हमें दे रखा है 220 वोल्ट, I दे रखा हमें 0.50, जीरो लेना ज़रूरी नहीं है, 0.5 एम्पियर, और उसने हमसे पावर पूछ लिया। पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई। V कितना है 220 इंटू 0.5 मीन्स हाफ। इसको अगर मैं कट करूं तो ये आएगा मेरे पास 110 वॉट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर निकल गई। गॉट इट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है अपने पास। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे, ये हमें टाइम दे दिया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट it for 30 days at 3 पर किलोवाट आवर। ओके, ये इनका रुपीस दे दी। तो गिवन क्या क्या है अपने पास, पहले वो देख लेते हैं। पावर इज 400 वॉट एंड टाइम इज 8 आवर्स पर डे, और हमें टोटल बिल निकालना है 30 डेज का। ठीक है, और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है अपने पास 3 रुपीज पर यूनिट पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम E निकालें। ठीक है, E मीन्स एनर्जी, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अब ये कमर्शियल यूनिट है
तो पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, और हमें किस में दिया है, वाट में, तो हमें 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर ये किलोवाट में कन्वर्ट होगा। और टाइम कितना है, 8 आवर्स पर डे, और टोटल डेज कितने हैं, 30। समझ रहे हैं, तो ये आवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो मेरे पास 4/10 आ गया, इंटू 8 3 जा 24, 240, तो 0 से 0 गया, और यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। ओके, अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 96 किलोवाट आवर, या फिर इसको यूनिट भी लिखा जा सकता है, राइट। अब हम कॉस्ट निकाल दें, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट निकालोगे 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर है, और हमारे पास 96 किलोवाट आवर आ गया, तो 3 इंटू 96, फिर अपने पास कॉस्ट आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करें इसको, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27, 28 288 रुपीज़, इतना हमें पे करना होगा। समझ गए बात, ओके। अगर ये चैप्टर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो और समझने की कोशिश करो। हमने एक एक पॉइंट को कवर किया है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये आपके 10th के लिए इनफ है, और इसके बाद नेक्स्ट आपका मोटिव होना चाहिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अच्छे से करिए यहाँ पर, ओके। थैंक यू, बाय बाय।